हमारी कौम की गुत्थी में डाली गई है शुरू ज़ियाउल हक के जमाने से, और अब मां सिवाय मजहब के हमारे पास और कोई चीज नहीं रही। बिल्कुल आपने सही कहा। तो कि टिम कुक है, उनकी मुलाकातें हो रही हैं, ना सिर्फ हमारे मोदी साहब से, अडानी साहब से उनकी मुलाकात हुई, फिर 2 उन्होंने स्टोर खोले। और मतलब ये जो अडानी और गौतम और ये सारे टाटा और बिरला और ये सारे लोग हैं, या उधर जेफ बेजोस है या बिल गेट्स है वगैरह, वो कोई नई मसनूआत बनाते, कोई नई सनतें कायम करते हैं, कोई उनका ऐसा प्रोडक्ट होता है जो दुनिया जहां में बिकता है, जिसकी मांग होती है। हम भी कुछ चीजें बनाते हैं, हम प्लाजे बनाते हैं, हम प्लाजे बनाते हैं और बेचने के लिए चादर तौलिए बनाते हैं। हमारी 80% बरामदात तो टेक्सटाइल्स की हैं, बेडशीट्स हैं, तौलिए हाँ, हैं, हाँ, चादरें हैं। कर रहा था तो मोदी साहब की सर्टेन कंडीशंस थी ये सारा कुछ करने में, कि हर चीज यहां मैन्युफैक्चर होगी, हमारी मेड इन इंडिया होगी, और सारा कुछ ये उन्होंने नेगोशिएट किया। वर्सेस आपकी मुलाकातें किस सिलसिले में हो रही हैं, किन के साथ हो रही हैं? आपकी मैं बता देता हूं सबसे बड़ी खबर कल की क्या थी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें खैरात में जो पैसा मिला है सऊदी अरेबिया से यूएई में, उसमें हमारे सिपा सलार ने बहुत कोशिश की। आपकी खबर ये थी, क्योंकि देखें वो तरक्कियों पे हैं, पैसों की टेक्नोलॉजी में, आप खैरात पे हैं, और आज से नहीं है 76 साल से है। ये पहला आपका मौका नहीं है। आपने 1947 से खैरात मांगनी शुरू कर दी थी। आपने 1947 से इस्लाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। इस्लाम के नाम पर आपने वेस्ट को कहा था, अमेरिका को कहा था कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, ये हमारे इस्लाम के लिए खतरनाक है, हमें पैसा दिया जाए, हम इसका एक्सपेंशन रोकेंगे। ये 1947 की गेम है। आपने यहां आके अमेरिका के अंदर आपके 1947 के डेलीगेशन ने कहा था कि हमें जो हमारे आर्मी का इक्विपमेंट है वो सारा इंडिया जा चुका है, हमारी आर्मी कमजोर है, हमें डिफेंस के लिए $2 बिलियन दिया जाए। ये 1947 है। उसके बाद आप रुके ही नहीं, और आज का भी आप माइंडसेट यही है। जब खैर आप भी बहुत इंटेलेक्चुअल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपका इंटेलेक्ट 2 नंबरी में चलता है, मनी लॉन्ड्रिंग में चलता है। मैं हमेशा कहता हूं आपने बहुत तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तरक्की नहीं की। आपने तरक्की दुबई और लंदन में की है। दुनिया भर में जाने जाते हैं कि ये वो मुल्क है जिसका एक ही मकसद है, और वो ये है कि इंडिया के साथ लड़ना है, उसके साथ जंगें लड़नी है। और हकीकत है, देखें आप जरा गौर करें, भारत के साथ आप हमेशा कंपैरिजन करते हैं, आप कहते हैं हम इक्वल हैं। इक्वल तो खैर आपको चाहिए इस चीज को छोड़ दें, यू आर नोवेयर। इक्वलेंस देखनी है तो मैं अगले दिन आपके पासपोर्ट का कंपैरिजन किया है, आपका पासपोर्ट की रेटिंग जो है पैलेस्टाइन से नीचे है। दे आर इन स्टेट ऑफ वॉर ऑलवेज, आप उनसे भी नीचे हैं। आप इस वक्त अफगानिस्तान से भी नीचे हैं। अब अपना मुकाबला अफगानिस्तान से किया करें, भारत के साथ ना किया करें। भारत की इस वक्त पोजीशनिंग जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हमारे अमीरुल मोमिनीन, आप बहुत यकीन करते हैं उन पे, उन्होंने फरमा दिया है कि भारत एशियन टाइगर है। अब आप एशिया के बलूंगड़े भी नहीं है, आप बच्चे भी नहीं है। और दूसरा, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे टिम कुक का जाना, ये सारा कुछ करना, फैक्ट्रियां लगानी, फार्मास्यूटिकल में उनकी मनापली पूरी दुनिया में होनी, इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, उनकी तालीम और लॉ एंड ऑर्डर। ये दोनों चीजें आपके किस रेडार पर ही नहीं है। आपके इस वक्त जो लोग आपको चला रहे हैं और आगे भी आने, मैं आपको फ्यूचर का बता देता हूं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के जाके, और डबल स्टैंडर्ड है कि अपनी औलाद बैठी, उनको जिहाद नहीं कराना पाकिस्तान में बुला के, उनको सवाब की जरूरत नहीं है। किस तरीके से यहां पे पीर बैठ के आपको नक्शे बना के दे रहे। मैं कल भी अगले दिन एक जगह पे चीखा हूं मैं इस बात में, और मैंने कहा यार कोई टूना पाकिस्तान के लिए भी करो यार, फलां दिन को टूना ऐसा करो, जादू करो कि पाकिस्तान में टिम कुक ही पाकिस्तान में आ जाए। आपको डॉलरों और पाउंडों की जरूरत है, लेकिन अब अमेरिका आपसे बात करेगा भारत से इजाजत लेकर, भारत से इजाजत लेकर। उनका इन्फ्लुएंस वॉशिंगटन डीसी में इतना इंक्रीज हो चुका है, दे आर अमेरिकन, दे आर ऑन देयर नीज। टिम कुक की मिसाल ले लें, फार्मास्यूटिकल की मिसाल ले लें, और उन्हें पता है चाइना को हमने काउंटर करना है तो इनको साथ लेकर काउंटर करना है।
और मैं भारत को समझता हूं, मैं अप्रिशिएट करूंगा। उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें क्या है। अमेरिका तो कदमों में गिरा लिया उन्होंने, उसके बगैर तो चल ही नहीं सकता वो। ये हालात क्रिएट हो चुके हैं यहाँ। अगले दिन मैं एक बड़े हाई लेवल डेलीगेशन के सामने बैठा था, भारतीय। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक भारतीय सिटीजन, भारतीय निजात बंदा उनके बोर्ड पर नहीं होता, उनके स्टॉक ऊपर नहीं जाते। और दिस इज ट्रू। वर्ल्ड बैंक का हेड जो अजय बंगा है, उसकी पोजीशनिंग देख लें आप। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि अब वो उनकी मर्जी की देखें, उनकी, मैं जो फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा था, अमेरिका कदमों में और ऊपर रशिया के साथ डीलिंग भी कर रहे हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर इज ऑन अ ट्रिप ऑफ इंडिया राइट नाउ, उनके साथ भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनसे तेल भी ले रहे हैं अमेरिका की मर्जी के खिलाफ। तो ये आपको समझना चाहिए। लेकिन हाँ, समझेगा वही जो नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा। पाकिस्तान में अभी तक आपने हमेशा अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे डिसीजन लिए हैं, नेशनल इंटरेस्ट पे डिसीजन नहीं लिए, क्योंकि आपकी रूलिंग एलीट के बच्चे सारे अमेरिका में और बर्तानिया में पढ़ रहे हैं। ये मजबूरियां हैं आपकी प्रॉपर्टियां यहां पे हैं, आपके बैंक अकाउंट यहां पे हैं। तो चाइना से आपके रिलेशनशिप सिर्फ इसीलिए बेहतर नहीं हो रहे क्योंकि आपके एसेट्स सारे यहां हैं। आप पैसा जो लाते हैं लूट के चाइना से, सऊदी अरेबिया से, वो आता यही है, क्योंकि पाकिस्तान तो रुकता नहीं है वो। तो आपकी मजबूरी है कि आपके घर यहां पे हैं, जायदादें यहां हैं लंदन में और अमेरिका में, और बच्चे भी यहां हैं। इस वजह से आप ये जगह छोड़ते नहीं है, वरना आपका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं आपके हालात आजकल के बताता हूं। इस वक्त आलिया देखा जाए तो आपकी यूथ, उन्होंने अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा किया है। आपको पसंद हो या ना हो, हु केयर्स, दे आर टचिंग द हाइस्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसीज, they are touching the heights of their economy, or they are rising power of, matter of fact, not only in Asia, in the world, matter of fact। उसके लिए बहुत कुछ करना होता है। आपको चाहिए, मेरी नजर में आपको चाहिए कि अपने पीएचडी का सब्जेक्ट पाकिस्तान में बनाए कि भारत से क्या लर्न करना है, उन्होंने क्या किया है 1940 से अब तक। नहीं, ट्रूली मैं ये समझता हूं आप खुद कुछ कर नहीं सकते, तो जो कर रहे हैं उनको स्टडी तो करें भाई, उनको स्टडी तो करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह पे रिसर्च करें, नरसिम्हा राव पे रिसर्च करें, देखें वो क्या, मोदी साहब पे रिसर्च करें वो क्या डिलीवर कर रहे हैं, अडानी साहब पे रिसर्च करें वो उन्होंने किस तरह सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस सब चीजों के पीछे ये एक बात कॉमन जरूर होगी, खुदारा ये दहशतगर्दी से जान छुड़ा, खुदारा ये 262 हमले लोगों को बता के जो पैसे मांगते हो, देखें जी हम मजलूम हैं, हम आपकी जंग लड़ते रहे हैं, हमारी इतनी शहादतें हैं, हम तो शहीद हो गए, मारने वाला भी मुसलमान है, मरने वाला भी मुसलमान है, दोनों शहीद हैं। कैसे क्या बात कर रहे हो भाई, क्या क्लेम कर रहे हो? दोनों शहीद हैं, वो भी कहते हैं शहीद है। तो फिर ये खुदारा इससे जान छोड़ो इस चीज की। इस्लाम एक बड़ा अच्छा मजहब है, उसको समझने की कोशिश करो, पाकिस्तानी बनो और पाकिस्तान बना लो। अब मेरी रिक्वेस्ट है। साजिद साहब, आपने जो ये आखिर में पॉइंट सामने रखा है कि भाई हमें तो पीएचडी करने की जरूरत है, इस वक्त उन लोगों, जो फर्क हम में और इंडिया में और ईरान में और बांग्लादेश में है, वो ये कि उनकी तालीम वो नहीं जो हमारी है। हमें क्या पढ़ाया जाता शुरू दिन से? बस नाजरा, कुरान, पाकिस्तान स्टडीज, और फिर हर सब्जेक्ट के अंदर यही चीजें, अंग्रेजी में, उर्दू में, साइंस में। नतीजा क्या? उस बच्चे को मैट्रिक के बाद कुछ भी नहीं आता। तो 4 जंगें हुई हैं हिंदुस्तान के साथ, उनमें से 3 तो हमारी पसंद की थी ना, सन 47 की, सन 65 की। अच्छा, सन 65 की हम कहते, मैं 15 साल का था उस वक्त, हम बड़े खुश थे। हमें यह बताया गया था कि इंडिया ने हम पे हमला किया है, कि वो लाहौर पे कब्जा करने आ रहे थे, तो हमारी फौज ने ऐसा मुक्का मारा कि वो चिल्लाकर उधर से भागे। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। ऑपरेशन जिब्राल्टर, ये अयूब खान का प्लान था जिससे हम कश्मीर को फतह करते, वो बैकफायर हो गया। आखिर में हमें जाके समझौता करना पड़ा ताशकंद में। इससे भी बड़ी मुंह की खानी पड़ी हमें 1999 में करगिल के बाद। तो 3 जंगें हमने अपनी मर्जी से इंडिया के खिलाफ शुरू की हैं। और उसके अलावा ये जिहादिस्तान बन गया था, यहां से जिहादी ताकतें तैयार होती थीं कि हम उनको लाइन ऑफ कंट्रोल की उस पार भेजेंगे, हम इंडिया को इतनी चोट पहुंचाएंगे।
वो जो कहते हैं ना, ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, इधर कट मारो, इधर कट मारो, इधर। ये जनरल ज़ियाउल हक ने, उनको हमारे किसी ब्यूरोक्रेट ने ये एक थ्योरी दी थी कि इंडिया एक हाथी की तरह है, तो हाथी के लिए आप जगह जगह पे गढ़े बना दें। तो गढ़ों का मतलब था कि आप उसके लिए आप इंडिया के अंदर इंसर्जेंसी शुरू कर दें। उसमें से एक फिर कश्मीर में भी था। हाँ, लेकिन ज़ियाउल हक ने इसको ज़्यादा आगे बढ़ाया नहीं। लेकिन ज़ियाउल हक के बाद जो मिर्ज़ा असलम बेग थे, उनके ख्यालात कुछ और ही किस्म के थे। वो ये कहते थे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान को एक यूनिट बन जाना चाहिए, और इस तरह से हम अमेरिका के खिलाफ लड़ सकेंगे, और साथ साथ हम इंडिया को यूं उसमें पिन प्रिक से सुई चुभो कर हम उसमें से खून सारा उसका बहा देंगे। अब ये किस दर्जे का पागलपन था। आज हम ये देखते हैं कि उसका अंजाम ये हुआ कि हमारे 70,000 पाकिस्तानी मारे गए। हम कहते हैं कि ये वॉर ऑन टेरर का हमने की है, जो हमने कुर्बानी दी है। अरे कोई कुर्बानी नहीं थी, आपने 70,000 लोगों को हलाक किया, और कोई आपसे ये नहीं पूछ सके कि 6 लाख फौज क्यों है। अपनी गलतियों की वजह से भी तो हमने ये कुर्बानी दी है ना जी, जो अपनी पॉलिसियाँ इख्तियार की हैं, तो उसके नतीजे में हुई। अगर मैं तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये किसी की जंग नहीं थी, खुद हमारी पैदा करदा जंग थी, हमारी पॉलिसियों का एक नतीजा था, जिसके नतीजे में ये दिफाए पाकिस्तान कौन से लोग, पता नहीं कौन कौन से लोग दंदनाते फिर रहे। कि ये वो एस्टेब्लिशमेंट है जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया।